और आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। घर में घुसकर हमले का ये वीडियो रोहतास के शिवपुर पंचायत के मुखिया के घर का है, जहां एक साथ कई बदमाश लाठी डंडों के साथ घर में घुस गए। बदमाशों ने फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स डंडों के सहारे तोड़फोड़ मचा रहा है। एक शख्स बाइक को गिरा देता है। फिलहाल इस मामले में एक डॉक्टर समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 14 खोखे भी बरामद किए हैं। और पुलिस के आने से पहले डॉक्टर कमेंद्र वहाँ से थाने को चैलेंज करके आए और आके हमारे घर पे गोलीबारी की। वो तो संजोग अच्छा था कि हम लोग सभी लोग बाल बच गए। हम लोग भाग के छत पे चढ़े, हमारे रेलिंग पे गोली लगा हुआ है। जब हम झांक रहे थे कि कौन है देखने के लिए, तो रेलिंग पे गोली लगा। बताया जाता है कि शिवपुर पंचायत के मुखिया और विक्रमगंज के करुणा हॉस्पिटल के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह के बीच पुरानी रंजिश है। इसी रंजिश में डॉक्टर और उनके समर्थकों ने हमले को अंजाम दिया। नालंदा के मादपुर मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात है। कोने कोने में गश्ती की जा रही है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस मोहल्ले में हुआ क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पहले के विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव भी हुआ, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 उग्रवादियों को हिरासत में लिया है। विवाद को लेकर और इस संबंध में हम लोग प्रशासन की तुरंत पहुँच गए, स्थिति को नियंत्रण पर लाया। अभी वैसा कोई स्थिति नहीं है। दोनों समाज के लोग आप लोग देख सकते हैं, दोनों लोगों के साथ बात कर रहे हैं। उन लोग मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी जो उपद्रवी हैं उन लोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन लोगों को हम लोग अरेस्ट करेंगे। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की खबर को खारिज किया है और 2 लोगों को जख्मी होने की बात कही है। एहतियात के तौर पर मोहल्ले में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। टेलीफोन एक्सचेंज में एटीएस के रेड में 2 भाइयों अनिल चौरसिया और सुनील चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों भाइयों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। गिरफ्त में आए दोनों भाई बस एक मोहरा है। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मास्टरमाइंड सबीउल्लाह अब तक फरार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले सबीउल्लाह की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फर्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिले के लिए आते थे। यह है पटना का हनुमान मंदिर, जहां कोरोना काल से पहले हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे। लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने है। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल बेहद नाराज हैं। किशोर कुणाल ने आरोप लगाया है कि हनुमान गढ़ी की नजरें पटना के हनुमान मंदिर के राजस्व पर है, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर ऐसे किसी प्रपंच को सफल नहीं होने देगा। तो हनुमान गढ़ी के नए महंत गद्दी नसीन जी आए हैं। उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, यदि हम दावा कर दें तो बैठे बैठे करोड़ रुपए मिलेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो हनुमान मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगस्त सितंबर में चुनाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तैयारियों की तस्वीर कटिहार के प्रशाल भवन की है, जहां ईवीएम स्कैनिंग की जा रही है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से ईवीएम मंगवाया गया है, जिसमें बीयू यानी बैलेट यूनिट की संख्या 5252 है, जबकि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की संख्या 4470 है। पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों से विस्तृत रूप से प्रारंभ कर दी है। राज्य चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा जो हम लोग को निर्देश दिया गया, उसके आलोक में मणिपुर, मिजोरम
और नागालैंड से जो पंचायत चुनाव में प्रयुक्त होंगे BU एवं CU उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले आया है। पूरे बिहार में 10 चरण और कटिहार जिले में 9 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। ये सुपौल का सिकरहटा मझारी निम्र बांध है जो पानी के प्रहार से ध्वस्त हो चुका है। बांध के टूटने के बाद क्या हालात है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। निर्मली सहित कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। दरअसल गुरुवार की देर रात ये तटबंध टूट गया, जिसके बाद से आसपास के गांव में अफरा तफरी है। मौके पर पहुंची डीएम ने जल्द हालात सुधारने का दावा किया है। ब्रीच हुआ है, वो ब्रीच की पानी अभी तिलयुगा नदी है जस्ट 300 गज आगे उसमें जा रहा है। तिलयुगा के नीचे डाउन स्ट्रीम में 3 पंचायत है, हरियाही है, बेला सिंगार मोती है और उसके बाद डगमारा है। बांध टूटने के बाद ग्रामीणों ने NH और आसपास के ऊंचे स्थानों पर शरण ले लिया है। लोगों की माने तो कई दिनों से बांध पर पानी का दबाव बना हुआ था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बांध के सब्र का बांध टूट गया। तिनका तिनका जोड़कर ग्रामीणों ने अपना आशियाना खड़ा किया, लेकिन अब घर पानी में डूब चुका है। पानी के सैलाब ने परेशान किया तो घर छोड़ना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे एक परिवार प्लास्टिक के टेंट में सड़क किनारे रहने को मजबूर है। अपने मवेशियों को भी कुछ इसी तरह रखने की मजबूरी है इनकी। तस्वीरें दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के चांडी गांव की है, जहां हर साल लोगों को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की जद्दोजहद कुछ यूं ही चलती रहती है। राहत अभी तक नहीं मिला है सर हम लोग को। कोई पानी वगैरह या कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। पानी तक नहीं पीने का दिक्कत होता है हम लोगों को। समुदाय किचन इधर चल रहा है। नदियों में उफान के चलते यूं ही कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग परेशान हैं। जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पर मिल नहीं रही। उत्तर बिहार के साथ नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कनकई, परमान और लाल बकैया के साथ ही अधवारा समूह की नदियों में उफान है। ऐसे में ऐसी तस्वीरों का आना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। बागमती नदी में धड़ल्ले से ओवरलोडेड नाव चलाए जा रहे हैं, जिसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। हैरानी की बात है कि नाविकों पर नकेल के लिए जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पानी से घिरे लोगों के पास नाव ही सहारा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी किस तरीके से बेदम होकर रह गई है। जो मधुबन बसा यह गांव है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से नाव पर आश्रित होकर रह गए हैं और रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हर बार प्रशासन दावे करता है, लेकिन हर साल की यही कहानी है। बिहार के तकरीबन 10 जिलों में बाढ़ से हालात है। भारी बारिश ने जिंदगी मुहाल कर दी है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार में मॉनसून के कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में राज्य में उमस के साथ ही गर्मी बढ़ने का आसार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों बाद यानी जुलाई के अंत में मॉनसून फिर से एक्टिवेट हो सकता है। मॉनसून कमजोर हुई है, उससे धीरे धीरे सुधार होगा और जुलाई के अंत में सुबह में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ सकेंगी, तब जब एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से विकसित होगा। इससे मॉनसून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट मिलने के आसार हैं। मॉनसून समय से पहले आने के कारण सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान था, लेकिन अब मॉनसून बारिश को तरसा सकता है। राज्य के 19 जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हुई है, जबकि 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एहतियात बेहद जरूरी है। लेकिन छपरा रेलवे स्टेशन पर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है, बल्कि इस जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है।
जांच के लिए कर्मचारियों को महज 350 से 400 जांच किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। सर अभी एक्चुअली जो किट हम लाए थे वो किट खत्म हो गया है, 10 मिनट हुआ। कितना किट दिया जाता है आपको? हम लोग को 400 350 किट हमें। कितना यात्री उतरते हैं? हाँ ज़्यादा यात्री से ज़्यादा उतरते होंगे। ज़्यादा यात्री उतरते हैं तो सर, लेकिन हम लोग जितना भी जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं। जांच मुकम्मल नहीं हुई तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग से बीमारी की ट्रैकिंग संभव है। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने अवैध बालू खनन के खिलाफ ऑपरेशन पीला सोना चलाया था, जिसका असर ये हुआ है कि विभाग ने राजस्व के नुकसान पर रोक और बालू माफिया पर नकेल के लिए जिलों में बालू के दर तय कर दिए हैं, ताकि बालू के अवैध कारोबार को रोका जा सके। पटना समेत 4 जिलों में बालू की कीमत तय कर दी गई है। पटना में प्रति 100 CFT की दर 4027 रुपए तय की गई है। भोजपुर में प्रति 100 CFT 4000 रुपए तय की गई है। वहीं औरंगाबाद और रोहतास में 3950 रुपए प्रति 100 CFT बालू की दर तय की गई है। इतना ही नहीं, तय रेट से ज्यादा कीमत पर बालू बिक्री की शिकायत के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के संपर्क पदाधिकारियों के नाम भी जारी किए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत के लिए पटना में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बांका में अवैध बालू खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लाख के अवैध बालू समेत कई गाड़ियों को जब्त किया है। साथ ही काले कारोबारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बालू के काले खेल के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और 2 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किया है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप से व्यवहार कर रहे हैं इस मामले में। तो उनके खिलाफ भी हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन जो समय है, हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इन लोगों के कंडक्ट को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव मेजर CRPC के तहत होता है वो भी किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 20 से अधिक ऐसे बालू माफिया की पहचान की गई है जो अकूत संपत्ति बनाए हुए हैं, जिनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जल्द होगी। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हालांकि हाथी की चपेट में आकर किसी को भी चोट तो नहीं आई, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। इस दौरान हाथियों ने 3 गांवों के आधे दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ मचाया, साथ ही कई कुंटल अनाज भी बर्बाद कर दी। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा होकर हाथी को भगाने की कोशिश में तो लग गए, लेकिन उससे पहले ही उनका काफी नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगली जानवर से सुरक्षित रखने की अपील की है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। बता दें कि लकड़ी तस्कर लगातार जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, जिसकी वजह से जंगली जानवर भोजन की तलाश में भटककर गांव पहुंच जाते हैं। हाथी आल कान 1 बजे रहे और की नुकसान कर लिया? धान खाए धान, हाँ, रसून मोटे बांधल। पूर्णिया नगर निगम में शिक्षक पद के नियोजन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यह है पिंकी देवी, जिन्होंने पूर्णिया और सुपौल दोनों जगहों पर अनुसूचित जाति के कोटे से शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन दिया था। पूर्णिया नगर निगम में 5 जुलाई को हुई काउंसलिंग में वो शामिल ही नहीं हुई थी, जबकि 7 जुलाई को वो सुपौल के छातापुर में हुई काउंसलिंग में शामिल हुई थी, जहां ऐसी कोटे में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पूर्णिया नगर निगम में भी उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। पिंकी देवी का आरोप है कि उनके सर्टिफिकेशन का सहारा लेकर कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। नगर निगम में 5 तारीख को काउंसलिंग नहीं करवाई और फिर भी मेरा किसी अन्य महिला ने मेरा सर्टिफिकेट यूज करके यहाँ पे फर्जी तरीके से काउंसलिंग करवा ली है। हैरानी की बात है कि फर्जी अभ्यर्थी के आवेदन के साथ आधार कार्ड भी नहीं मिला और इसकी काउंसलिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद नहीं है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं।
टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मुकाबला तीरंदाजी का होगा, जिसकी रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी ने 9वां स्थान हासिल किया है। अब उनका मुकाबला राउंड ऑफ 64 में भूटान की तीरंदाज कर्मा से होगा। अब तक के प्रदर्शन के आधार पर माना जा रहा है कि आर्चरी में नंबर 1 रही दीपिका कुमारी अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीत सकती हैं। दीपिका ने फर्स्ट 36 में 334 शूट की है, सेकंड 36 में 36 एरो में 329 शूट की है। इससे ये दोनों का टोटल मिला के दीपिका का रैंक 9th रैंक है और इस रैंकिंग से जो ड्रॉ बना है उससे फर्स्ट मैच दीपिका का भूटान की लड़की से है जो 27 को। इस बार भारत के 119 एथलीट अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इसमें 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारत कुल 85 मेडल इवेंट्स में हिस्सा ले रहा है। खबर मुंगेर के असरगंज प्रखंड से है, जहां के खिलाड़ी सुविधाओं के मामले में आज भी पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने के दावे करती है, तो वहीं अधिकांश गांवों में खेल का मैदान तक नहीं है। उनका कहना है कि नेताओं के लिए खेल का मैदान सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, जिसके वजह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई नेताओं ने प्रखंड में स्टेडियम बनाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन सारा मामला सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया। ऐसे में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। उबड़ खाबड़ जगहों पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रतिभाओं को अभ्यास के अभाव में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये फील्ड का चर्चा तभी उठता है जब कोई चुनाव आता है, उसके बाद अपने जगह नेता अपने जगह चले जाते हैं, बाकी बाद लोग भी जो है शांत। लेकिन इससे इसकी समस्या, इस फील्ड की समस्या अभी तक जो है दूर नहीं हुई। ज्यों का त्यों जो है पड़ा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा अतिक्रमण जो है इस पे किया हुआ है। बिहार के लोगों को अब जल्द ही पटना म्यूजियम नए रूप में मिलने वाला है। बिहार सरकार ने पटना म्यूजियम को सजाने के लिए और नए तरीके से बनाने के लिए 158 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है। नए रूप में म्यूजियम 18 महीने यानी 2022 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये जो जब 100 साल ये पूरा हो गया, ये 2015 में जब ये 100 साल हो गए, तो इसमें निरंतर जो है एंटीक्विटी की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो फिर ये हुआ कि हम सारे एंटीक्विटी को एक जगह नहीं दिखा पा रहे थे। तो वर्तमान जो सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम बनना चाहिए। दरअसल पटना म्यूजियम में पुरानी कलाकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा 1764 के पहले के ऑब्जेक्ट को बिहार म्यूजियम और 1764 के बाद के ऑब्जेक्ट को पटना म्यूजियम में रखने का फैसला हुआ है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड का ये गांव है नादकरी। वैसे तो तस्वीरें देखकर आपको ये किसी सामान्य गांव जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये गांव अपनी अनोखी खासियत की वजह से दूसरे गांवों से अलग है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। इस गांव में रहने वाले सभी 1300 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही सुना आपने, यहाँ 2 टोले हैं, गांव के ऊपरी इलाके और निचले इलाके में। शायद ये देश का अनोखा गांव होगा जहां 2 टोलों में इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी एक ही खानदान के। यहाँ के लोग बताते हैं कि साल 1905 में इनके पूर्वज उत्तिम मियां खेती बाड़ी करने आए थे, जिसके बाद उनका कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा गांव ही बस गया। लोग यहाँ 200 साल से है। दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग का जो लड़का है, और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है। वाकई नादकरी गांव अजूबा है। यहाँ एक ही खानदान के सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर गांव में रहते हैं। देवघर में श्रावणी मेला पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। ऐसे में जिला प्रशासन अब यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट चुका है। एसडीओ ने बाबा मंदिर के जवानों और अधिकारियों के साथ शिवगंगा और मंदिरों के चारों ओर दरवाजों का जायजा लिया, साथ ही बैरिकेडिंग के काम को भी तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिवगंगा में अधिक लोग स्नान कर रहे हैं, जिससे महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और बाकी काम 2 से 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन की कोशिश ये है कि लोगों को पहली बात तो सूचित करें कि मंदिर बंद है, ताकि ऐसी
स्थिति उत्पन्न ना हो कि वो यहाँ पे आए, तो इसके लिए हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जानकारी के लिए हमने होर्डिंग्स बॉर्डर एरियाज में लगाए हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कई देशों में मामले फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। गया में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षा की कमी, अंधविश्वास और लालच के कारण अब बड़े पैमाने पर लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नैली पंचायत के दुबहल गांव में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ऐसा ही मामला डोभी प्रखंड में भी आया है, जहां नवनिर्मित चर्च में बड़ी संख्या में महादलित जाति के लोग प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सभी लोगों ने अभी ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सभी अंधविश्वास से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। वो घर में बीमारी की बात करते हैं और दावा करते हैं कि पादरी के पानी से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, जबकि कई लोगों का कहना है कि चर्च में आने से उनका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है, जिसके चंगुल में ये ग्रामीण आ रहे हैं। ये हाल तब है जब लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। बरसा रहे थे। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष नहीं था। घर में सिर्फ 2 महिलाएं मौजूद थे। अंदर हेल के सब मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़फोड़ के मार चूर के सब निकल गया है। दहेज उन्मूलन को लेकर कड़े कानून हैं। दोषियों को सलाखों के पीछे डाला भी जाता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रहा। ताजा मामला नालंदा के हिलसा का है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बिघा की है। घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ससुराल वालों ने विवाहिता को कई टुकड़ों में काट डाला और शव को जमीन में गाड़ दिया ताकि हत्या के बारे में किसी को पता न चले, लेकिन पुलिस शव को जमीन के नीचे से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का पति रेलवे में 4th ग्रेड कर्मचारी था, जिसका टीटीई पद पर प्रमोशन हो गया, जिसके बाद वो ससुराल वालों से 4 लाख की डिमांड करने लगा और रुपए नहीं मिलने पर लड़की की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के पति संजीत कुमार समेत 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना इलाके के नवाटांड की ये घटना है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी की ले जाकर हत्या कर दी। लड़की की हत्या अपनी मां के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त रामप्रसाद साव अभी फिरार है। पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस दुर्घटना हुई है। बिहार से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक यात्री की मौत हो गई। वहीं 50 के आसपास लोग घायल हो गए। हादसे की वजह साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद का झोंका आने से हुआ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में 37 घायलों को भर्ती कराया गया, जिनमें 32 की स्थिति सामान्य है। दरअसल करहल थाना इलाके के माइलस्टोन नंबर 93 पर बस पहुंची और डिवाइडर से टकराते हुए खंबे में जा टकराई। एक्सीडेंट हुआ है, बस पलट गई थी। बस बिहार से जा रही थी दिल्ली की तरफ, जिसमें लगभग 75 यात्री थे और जिसमें 37 यात्री यहाँ पे आए हैं जो घायल अवस्था में है।
सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर पीड़ितों की सहायता करने और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 5 साल। रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर रोड पर एक 14 चक्का ट्रक, 4 पिकअप वैन पकड़ाया है और 6 लेबर उसके साथ पकड़ा है। जिस ट्रक से शराब को पिकअप वैन में लोड किया जा रहा था, उस ट्रक पर नागालैंड का नंबर प्लेट लगा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाथापाई और खींचतान की तस्वीर आई है वैशाली से, जहां महाराणा प्रताप चौक पर पति पत्नी और वो जैसी फिल्मी कहानी देखने को मिली। इस दौरान बीच सड़क पर काफी देर तक तीनों के बीच हाई लेवल ड्रामा चला, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहां वैशाली प्रखंड के पुरैनिया की रहने वाली एक महिला अपने बच्चों के साथ महाराणा प्रताप चौक पहुंची और लालगंज प्रखंड के मानपुर के रहने वाले अख्तर मियां को अपना पति बताने लगी, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। दोनों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी बीच अख्तर मियां की पत्नी भी मौके पर आ धमकी। फिर तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अख्तर मियां की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि अख्तर मियां ने उसके साथ शादी की और किसी किराए के मकान में उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के आरोपों पर अख्तर मियां चुप हो गया, जबकि अख्तर की पत्नी ने उस महिला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग एक घर के सामने आए। घर का ग्रिल बंद था। दबंगों ने ग्रिल में जोरदार धक्का दिया और फिर घर के अंदर दाखिल हो गए। दबंग घर में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इस हमले में घर में रह रही एक गर्भवती महिला को भी चोट लगी है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गाँव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने घर पर धावा बोला। अपराधी किस्म के दर्जनों लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे और घर पर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष नहीं था। घर में सिर्फ 2 महिलाएं मौजूद थे। अंदर हेल के सब मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़फोड़ के मार चूर के सब निकाल गया है। दहेज उन्मूलन को लेकर कड़े कानून हैं। दोषियों को सलाखों के पीछे डाला भी जाता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रहा। ताजा मामला नालंदा के हिलसा का है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बिघा की है। घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ससुराल वालों ने विवाहिता को कई टुकड़ों में काट डाला और शव को जमीन में गाड़ दिया, ताकि हत्या के बारे में किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस शव को जमीन के नीचे से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का पति रेलवे में 4th ग्रेड कर्मचारी था, जिसका टीटीई पद पर प्रमोशन हो गया, जिसके बाद वो ससुराल वालों से 4 लाख की डिमांड करने लगा और रुपए नहीं मिलने पर लड़की की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के पति संजीत कुमार समेत 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी।